नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आहड़ सभ्यता या इसी का जो पार्ट है बनास सभ्यता के अंदर वो हम बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था और दोस्तों आपके लिए इस तरीके से मैं पहले ही चीज़ें लिख कर लाता हूं ताकि आपका फिर मैं पढ़ाऊं तो लिखने का टाइम है जो हमारा वो बच जाए, ताकि शॉर्ट तरीके में कुछ समय में यानी 19-20 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर पाएँ। तो इस तरह की कोशिश है। तो आप साथ में यहाँ से लिख सकते हैं या फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, तो वो प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। पिछले साल जब सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स मैंने दिए थे तो वो जो आपके पास लाइनदार कॉपी होती है उसके अंदर मैंने लिखे थे, तो उस वजह से प्रिंट कराने में कई विद्यार्थियों को दिक्कतें भी आ रही थी। लेकिन इस बार बिल्कुल जो देख सकते हैं आप, इस तरीके के नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। साफ पेज में रेगुलर क्लासेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग डेली आपके लिए नोट्स तैयार होते हैं, तो आप वो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और निश्चित तौर पर मैटर आपको काफ़ी सारा मैटर मिलेगा, सफिशिएंट मैटर मिलेगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं, तो ओवरऑल आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं बनास सभ्यता, आहड़ सभ्यता। तो देखिए, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम चीज़ें पढ़ें, यानी ये चीज़ें हमने पढ़ रहे हैं, सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, तो 4 सभ्यताएं पढ़ेंगे, यानी कुछ एक दो चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो इन चारों को आपको एक दूसरे से रिलेट करके रखना है। अब मैंने कल कालीबंगा पढ़ा दिया तो उसको भूलना नहीं है। जब आहड़ पढ़ाऊँ तो इसमें खोजकर्ताओं के बारे में बताया, तो एक बार थोड़ा सा जो कालीबंगा वाला जो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी उसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, मेमोरी में दोबारा से आप पुनः ले आएंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। और यही तरीका है याद करने का। लेकिन अब एक बार आपने याद कर लिया, फिर अगर आप बैठे हैं तो अगर आपके माइंड में वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाती हैं अचानक से, तो वो चीज़ें आपको स्थायी रूप से याद हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा चीज़ों को याद रखने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ उदयपुर के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है आहड़। देखिए, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है और वो कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस प्रकार चीजें आप रिलेट करेंगे तो ही चीजें आप याद कर पाएंगे। कैसे कालीबंगा, कैसे कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ से ये ताम्र पाषाण कालीन। आहड़ तो आपको हमेशा ही याद रखना है, सबसे ज्यादा यहाँ से तांबे मिला है। गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये दोनों सभ्यता एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आहड़ और गणेश्वर से पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन यही देगा। और कई बार तो एग्जाम के अंदर मान लीजिए यहाँ से देखिए, ताम्र पाषाण काल से संबंधित कौन सी सभ्यता है, तो नीचे आहड़ सभ्यता मिल जाएगा, कालीबंगा मिल जाता है, विराट मिल जाता है और कोई एक और ऑप्शन। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक पेपर में 2 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे आए थे। एक आया था ताम्र पाषाण काल की जननी या ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी, ताम्र युगीन सभ्यता की, तो उसके अंदर गणेश्वर उत्तर था। तो यानी ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताम्र पाषाण काल। और सभी जब पढ़ते हैं तो यही सबसे पहले आपको याद भी रखना है। बात करें इसके खोज के बारे में, तो खोज कालीबंगा की हमने बात की 1952 के अंदर, और इसकी किसके अंदर है देख लीजिए, 1953 के अंदर। उसकी कालीबंगा की काला अमल होता है अमलानंद घोष, और इसमें देखिए कौन करेंगे, अक्षय कीर्तिव्यास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसने खोज की है। और गणेश्वर सभ्यता के अंदर ये उत्खनन का कार्य भी करेंगे अक्षय कीर्तिव्यास। तो थोड़ा सॉरी, आरसी अग्रवाल करेंगे, आगे हम बात करेंगे। देखिए, उत्खनन का कार्य यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल ने किया है, और गणेश्वर सभ्यता की जो खोज का कार्य है वो भी आरसी अग्रवाल करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा चीजों को आप रिलेट रखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार मैंने आप याद किया है, तो एक दो बार आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो चीजें सरल है। उत्खनन का कार्य हम बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल 1956 के अंदर, हंसमुख सांकलिया, देखिए हंसमुख धीरज सांकलिया और वीएन मिश्रा, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, अगर कालीबंगा के उत्खनन की बात करें तो आपके पास बीके लाल, बीके थापर, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, जिस प्रकार मैं याद कर रहा हूं तो उस प्रकार से 2-3 बार आप इन चीजों का रिवाइज करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। काल की बात करें तो 4000 वर्ष पूर्व, और वो आप देखिए 6000 वर्ष पूर्व थी, और 2350 से 1750 BC, वो भी आपको टाइम पीरियड याद रखना है। देखिए, मैंने चीजें याद की हैं तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर याद होगी। काल 4000 वर्ष पूर्व, स्थिति कहां पर है? देखिए, बनास सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है। एक दो बार याद करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर फीड हो जाएगी बनास सभ्यता। ठीक है, बनास नदी के किनारे। अन्य नाम ताम्रवती व आघाटपुर, आघाट दुर्ग। प्रमुख विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है।
ये सभी की जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं सभी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रमुख विशेषताएं, कृषि से परिचित थे, कृषि से परिचित थे। क्या कालीबंगा में कृषि से परिचित, ऐसे तुलना करके पढ़ो, क्या कालीबंगा में कृषि से परिचित थे लोग? जी बिल्कुल थे। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृद भांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता के अंदर बड़े बड़े अनाज के पात्र मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? गोरे व कोट। ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना है। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। अरे देखिए मांसाहारी कैसे आप याद करेंगे? बनास मांस, बनास मांस, देखिए ऐसे आप याद करेंगे। और याद ध्यान रखना है इसको कि मांसाहारी थे। एकमात्र सभ्यता इस प्रकार है जिनमें इस तरीके के अवशेष मिले हैं कि लोग मांसाहारी थे। बलि प्रथा कालीबंगा के अंदर प्रचलित थी, जिसके अंदर 7 हवन कुंड मिले हैं और उनमें लगभग ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यानी वहां पर कहा जाता है कि ऊंट की बलि की प्रचलित थी या ऊंट की बलि वहां पर दी जाती थी। तो ऐसे चीजें आप थोड़ा सा याद रखने का प्रयत्न करिए। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे, यानी मांसाहारी बनास मांस, मछली, बकरी, गाय की हड्डियां यहाँ पर मिली हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं और ऐसे चूल्हे कालीबंगा के अंदर भी मिले थे। वहां पर भी सामूहिक भोज की व्यवस्था थी, यानी वहां पर भी लोग समूह में रहकर भोजन करते थे, सामूहिक भोज। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। भवन निर्माण की अगर हम बात करें, कालीबंगा के अंदर भी हमने भवन निर्माण की बात की थी कि कालीबंगा के अंदर किस प्रकार भवन का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग, धूप में सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग। कालीबंगा के अंदर पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ था और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं गणेश्वर कराऊंगा तो उसके अंदर साफ साफ यहाँ पर आने लगेगा कि कौन सी सभ्यता के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो गणेश्वर सभ्यता होती है। वहां पर पत्थरों से ही भवन बनाए गए हैं। और ऐसा ही देखिए यहाँ पर है, धूप में सुखाई गई ईंटों, साथ में यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आयताकार मकान मिलेंगे, इस प्रकार आपको मकान दिए गए हैं। श्रेष्ठ पत्थर, काला पत्थर से नींव भरी जाती थी, यानी नींव किससे भरी जाती थी? नींव तो भरी जाती थी पत्थर से। देखिए पत्थरों का प्रयोग हुआ है तो नींव पत्थरों से भरी जाती थी। मकान है वो ईंटों से बनाए जाते थे। और साथ में 2-3 मुँहे वाले चूल्हे, यानी एक ही घर के अंदर एक चूल्हा है, उसके 2-3 मुँह हैं। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता है वहां पर सामूहिक भोज की व्यवस्था थी और बड़े बड़े परिवार थे। इसीलिए तो देखिए 2-3 मुँह के चूल्हे होते हैं। बलुआ पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। जो आपके पास आटा पीसने की चक्की होती है तो उसके बलुआ पत्थर के सिलबट्टे भी वहां पर प्राप्त हुए हैं। तो ये पहली स्लाइड के अंदर है बनास सभ्यता। निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। कुछ और भी सभ्यता और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसकी रह गई हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कराऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, बनास सभ्यता आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, बनास नदी के किनारे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ताम्रपाषाण काल से संबंधित, ठीक है, आहड़ ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज का हम बात करें कि इसकी खोज किसने की है, तो खोज का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है 1953 के अंदर, और कालीबंगा का 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने किया है। तो ऐसे आप चीजें याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। बात करें उत्खनन की तो रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल कहते हैं। और यही रतन चंद्र अग्रवाल, जब हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की तो 1961-62 के अंदर वो इसकी खोज का कार्य करेंगे गणेश्वर सभ्यता का। तो ऐसे आप चीजें रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगी। और दयाराम साहनी किसके? बेराट सभ्यता के। तो बस ये नाम याद है ना, तो एक तो क्वेश्चन यहीं से कंफर्म बन जाता है। 4 सभ्यताओं से चारों नाम याद रखने हैं। चारों में याद करा देता हूं, मैंने करवाई नहीं है लेकिन फिर भी आपको चारों में बता दूंगा। क्या कि पहले कालीबंगा का खोज का कार्य अमलानंद घोष ने, ठीक है। हम बात करें आपकी बनास सभ्यता की, तो बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है। और साथ में सन भी याद रख सकते हैं 1953, और उसमें कालीबंगा की 1952। और बात करें गणेश्वर सभ्यता की तो लगभग 1961-62 के अंदर आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और बात करें हम विराट सभ्यता की तो लगभग 1936-37 के आसपास दयाराम साहनी, उन्होंने खोज का कार्य किया है। उत्खनन यानी किसने जो उत्खनन का कार्य किया, कितने स्तर पर हुआ? ये बनास सभ्यता, इसका 8 स्तर पर उत्खनन हुआ है। और मैंने कालीबंगा का कितने स्तर पर बताया? 5 स्तर पर बताया। तो ऐसी चीजें याद रखेंगे। देखिए हंसमुख धीरज सांकलिया और आरसी अग्रवाल, वीएल मिश्रा। और काल की बात करें तो 4000 वर्ष। और यही अगर हम बात करें कालीबंगा की तो वो आपकी आ जाती है लगभग 6000 वर्ष पूर्व। और वहीं बात करें हम गणेश्वर सभ्यता की तो 2800 वर्ष पूर्व। तो ऐसी चीजें याद रखेंगे आप। अन्य नाम ताम्रवती व अघाटपुर, अघाट दुर्ग। प्रमुख विशेषताएं हम बात करें तो कृषि से ये परिचित थे,
कृषि से कालीबंगा वाले भी परिचित थे। अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें गोरे व कोटे गोट नाम के से जाना जाता है, गोरे व कोट। यहाँ पर मांसाहारी के अवशेष मिले हैं, यानी ये मांसाहारी बताते हैं क्योंकि यहाँ पर बकरी की हड्डियां मिली हैं, यहाँ पर देखिए गाय की हड्डियां मिली हैं, तो यानी ये मांसाहारी थे। और मांसाहारी कैसे आप याद रखेंगे, मांसाहारी बनास मांस, बनास मांस, यानी यहाँ से मांसाहारी मिलते हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। सामूहिक भोज। भवन निर्माण की हम बात करें तो धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। शिष्ट पत्थर, काला पत्थर से नींव भरते थे। 2-3 मुंह के चूल्हे मिले हैं। बलुआ पत्थर के सिलवटे और आयताकार मैदान। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगाई है निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठेगा, तो फटाफट लिख लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं कुछ और विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, निश्चित तौर पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे यहां से। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन सभ्यताओं से न पूछा जाए। निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से याद हो जाएगा आपके। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजें याद रखें। यहां पर मिले हैं लाल काले मृदभांड। क्वेश्चन पूछेगा कि लाल काले मृदभांड। देखिए एक एक चीज आपको मैं, जहां पर विद्यार्थी गलती करता है, जहां पर चीजें उसे याद करने में दिक्कतें आती हैं, वो चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। लाल काले मृदभांड नाम आए तो वो कहां पर आएगा, आहड़ सभ्यता के अंदर। और काले नीले आए, काले नीले कहां पर, गणेश्वर सभ्यता के अंदर। अभी हमने पढ़ी नहीं है, वहां पर गणेश्वर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये तो हमने पढ़ लिया है पहले। तो काले नीले कहां पर, गणेश्वर सभ्यता के अंदर। तो ये विशेषता आप याद रखेंगे, कौन सी, नंबर 4 पर है कि लाल काले मृदभांड। सही है, लाल काले मृदभांड ऐसे लिख सकते हैं। नोट्सों के अंदर प्रॉपर मैंने लाइन में लिख रखी है कि लाल काले मृदभांड RBW का प्रयोग, बस ऐसे आप याद रखेंगे। नंबर 5 पर हम बात करें तो यहां पर एक बनासियन बुल नाम की संज्ञा मिलती है किसे, एक यहां पर देखिए बनासियन बुल की संज्ञा मिलती है एक मिट्टी की बनी वर्षभ आकृति, बनी एक वर्षभ आकृति की मूर्ति, बनी एक वर्षभ आकृति की मूर्ति मिली है। वर्षभ आकृति की मूर्ति मिली है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, बुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है, ठीक है, बनासियन बुल की संज्ञा दी है। आहड़ सभ्यता से, क्योंकि देखिए यहां पर तांबे की बहुत सारी चीजें मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, तांबे के औजार मिले हैं, तो बहुत सारी तांबे की चीजें मिली हैं। इस वजह से इसे तो आपने ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कह दिया कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और यहां पर एक तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है साहब, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। बहुत सारे औजार गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिले हैं। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि गणेश्वर तो बहुत सारे तांबे के प्रचुर चीजें मिली है, वहां पर भी कुल्हाड़ियां वगैरह मिली हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली है, आपके आहड़ सभ्यता से मिली है, तो ये आप याद रखेंगे। नंबर 6 पर तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी, ये चीज याद रख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको चीजें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तोल के बाट मिले हैं, तोल के बाट व माप मिले हैं। इससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वाणिज्य या व्यापार हुआ करता था। बाट मिले हैं तो यानी चीजों का आदान प्रदान होगा, यानी कोई 1 किलो का बाट मिला है तो 1 किलो कोई चीज, वो पहले अगर मुद्राएं कम थी तो यानी मुद्राएं नहीं थी तो वहां पर कुछ ना कुछ अनाज से लेन देन होता होगा, यानी बाट वहां पर मिले हैं। तोल के बाट आप लिख सकते हैं, तोल के बाट व माप मिले, तोल के बाट व माप मिले। किसका संकेत देते हैं ये, व्यापार एवं वाणिज्य का संकेत, व्यापार एवं
वाणिज्य का संकेत। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य का संकेत देते हैं। यानी अब देखिए व्यापार एवं वाणिज्य, अब साथ साथ में देखिए बाट से आप क्या करते हैं, चीज़ों को ठोकते हैं, चीज़ों को ठोकते हैं। देखिए बाट से आप ठोक भी सकते हैं, तो यानी ठप्पे मिले हैं किसके, रंगाई छपाई के ठप्पे। यानी वहाँ पर जैसे इस प्रकार अब अपने कपड़ों में रंगाई छपाई करते हैं, चुनरी में रंगाई छपाई करते हैं, तो इस प्रकार की रंगाई छपाई का कार्य भी बनास सभ्यता या आहड़ सभ्यता के अंदर प्रचलित था। तो रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, रंगाई छपाई के ठप्पे आप लिख सकते हैं। और लाइन किस प्रकार लिखेंगे कि कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। और किसका, रंगाई छपाई का संकेत देते हैं, ये रंगाई छपाई। यहां पर देखिए आपको बहुत सारी मुद्राएं मिलती हैं। देखिए 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त होती हैं। और एक जिस पर देखिए एक तरफ तो एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर तो आपको त्रिशूल का निशान मिलता है। ठीक है, और एक दूसरी मुद्रा ऐसी मिली है जिस पर यूनानी देवता, एक यूनानी देवता है ओपोलो, ओपोलो का चित्र मिलता है। ऐसे ओपोलो ऐसे आहड़ सभ्यता, ये याद रखेंगे, ऐसे ओपोलो ऐसे आहड़ सभ्यता। अब देखिए मुद्राएं यहां भी मिली हैं, मुद्राएं विराट सभ्यता के अंदर मिलते हैं, वहां पर 8 पंचमारक सिक्के मिलते हैं, लेकिन यहां पर 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त होती हैं। तो थोड़ा सा देखिए यहां पर जहां कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर कंफ्यूज होंगे वहां पर आपको मैं संकेत दे देता हूं कि यहां पर आपको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मुझे भी यहां पर दिक्कतें आती हैं, तो वहां पर मैं इस प्रकार चीजों को याद रख लेता हूं। तो 6 तांबे की मुद्राएं और 3 यहां पर मोहरें प्राप्त हुई है, कहां पर, आहड़ सभ्यता के अंदर। लेकिन 8 पंचमारक सिक्के कहां पर आए हैं, वो विराट सभ्यता के अंदर आएंगे। देखिए सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी जब हम ये विराट वगैरह पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे ये तो चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो ऐसी चीजें आप रिलेट करेंगे तो ये आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं नंबर 10, किस प्रकार इस लाइन को लिखेंगे कि आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। 6 तो तांबे की मुद्राएं और 3 क्या प्राप्त हुई हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं। और एक ऐसा देखिए, एक ऐसी मुद्रा है, एक मुद्रा पर तो आपको त्रिशूल का चिन्ह मिलेगा। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल का चित्र, त्रिशूल इस प्रकार आप कर सकते हैं, त्रिशूल का चित्र, तथा एक दूसरी मुद्रा पर यूनानी देवता ओपोलो का चित्र, यूनानी देवता, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देवता ओपोलो का चित्र, ओपोलो का चित्र, बस मिला है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। फिर आगे बहुत 4-5 विशेषताएं और इसकी रहती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट इसको लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इसके उत्खनन की, तो उत्खनन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 8 स्तर पर इसका उत्खनन हुआ है। कितने स्तर पर, 8 स्तर पर, 8 स्तर हैं उत्खनन के। उत्खनन के 8 स्तर हैं, तो लिख सकते हैं उत्खनन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उत्खनन कितने स्तर पर हुआ है, उत्खनन है 8 स्तर पर हुआ है। और जो कालीबंगा था, कालीबंगा में कितने स्तर पर, 5 स्तर पर हुआ था। तो ऐसी चीजें याद रखेंगे आप 2000 बार। जहां पर तुलनात्मक अध्ययन करना सबसे बेस्ट होता है, तुलनात्मक अध्ययन करने से आपको चीजें वहीं की वहीं याद हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप तुलनात्मक अध्ययन जरूर किया करें चीजों का। तो 8 स्तर हैं, तो एक चौथा स्तर है, उस पर आपको 2 कुल्हाड़ी मिलेगी, और वो भी किसकी, तांबे की। तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिलती हैं चौथे स्तर पर, चौथे स्तर पर तांबे की 2 कुल्हाड़ी,
तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिलती है भाई। चौथा जो स्तर है उस पर तांबे की आपको 2 कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। एक पत्थर की आटा चक्की भी मिलती है, पत्थर की आटा चक्की। तो एक चीज आप याद रखेंगे, उत्खनन इसका कितने स्तर पर हुआ है? 8 स्तर पर। कालीबंगा का 5 स्तर पर। ऐसे याद करें, कालीबंगा का 5 स्तर पर, इसका 8 स्तर पर। यहां पर एक तांबे की 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है चौथे स्तर पर, 2 दूनी 4, तो यानी चौथे स्तर पर आपको तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। पत्थर की एक आटा चक्की भी आपको यहां पर मिलती है। और एक यहां पर एक मिला है धूलकोट, एक टीला है जिसे कहते हैं धूलकोट, धूलकोट, ठीक है। इससे क्या है, ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। धूलकोट से टीला है कैसा, ताम्र संस्कृति के अवशेष, और कुछ नहीं है, टीला है, ताम्र संस्कृति के अवशेष, ताम्र संस्कृति के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इनमें हम बात करते हैं कि समाधान, हमने कालीबंगा के अंदर समाधान पढ़ा था, अगर आपको याद है, कुल 37 समाधान मिले थे, वहां पर भी 37 समाधान मिले थे। हमने बात किया था अंडाकार गड्ढों के अंदर, आयताकार गड्ढों के अंदर, गोल गड्ढों के अंदर आपके समाधानों को दफनाया जाता था, पूर्ण समाधिकरण किया जाता था, कहीं पर आंशिक समाधिकरण किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। तो इस प्रकार हमने बात की थी कि वहां पर आयताकार में 5 मिले, फिर जो आपके अंडाकार थी उसमें 15, और जो गोल गड्ढे थे उसमें 17, और पूर्ण समाधिकरण की भी हमने बात की थी। तो ऐसा ही यहाँ पर कि शवों को किस प्रकार यहाँ पर दफनाया जाता था, समाधान कैसे किया जाता था, तो वहां पर हमने गहनों का जिक्र नहीं किया था। यहां पर याद रखना है कि जब आप किसी को दफना रहे हैं, मुर्दे को दफना रहे हैं, तो इसके साथ गहनों को भी दफनाया जाता था। तो ये चीज याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट कहां पर है, गहनों के साथ मुर्दे को यानी कौन सी सभ्यता के अंदर दफनाया जाता था, तो वो नाम आता है आपका आहड़ सभ्यता। तो ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। समाधान की बात करें, समाधान की बात करें तो यानी यहां पर क्या है, गहनों व आभूषण के साथ मुर्दों को दफनाया जाता था, गहनों व आभूषणों के साथ, गहनों व आभूषणों के साथ। अब मुर्दों का सिर देखिए, वही सेम टू सेम जो कालीबंगा के अंदर था, मुर्दों का सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में, ठीक है। मुर्दों का सिर उत्तर दिशा में तथा पैर हैं वो दक्षिण दिशा में, तथा पैर दक्षिण दिशा में, बस, ठीक है। तो समाधान इस प्रकार हम करते थे, हम नहीं वो करते थे, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो आहड़ संस्कृति है आपकी, वो इसका टाइम पीरियड बताते हैं कि 1900 से लेकर 1200 BC तक, और उसका कितना था कालीबंगा का 2350 से लेकर 1750 BC। तो ऐसी चीजें याद रखेंगे भाई, 2-4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि आप ये पढ़ रहे हैं, आपने आहड़ पढ़ा, तो थोड़ा सा कालीबंगा को याद करने की कोशिश करेंगे 2-3 बार, तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, जो पहले आपने पढ़ा है उसको रिलेट कीजिए कि हाँ इसमें टाइम पीरियड ये था तो उसके अंदर कितना था। 1-2 बार शायद याद न आए आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-3 बार ऐसा प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें, आप एक बार याद नहीं आया फिर आपने पेज पलट दोबारा देख लिया कि हाँ ये था, तो फिर नेक्स्ट दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि जीके तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, तो बार बार आप पढ़ेंगे, 5, 7, 10 बार, जितनी बार पढ़ेंगे तो फिर ऐसी कोशिश करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको चीजें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा ही प्रयत्न आपको जरूर करना है, ठीक है। अब एक इसकी लास्ट लाइन है एक कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ संस्कृति का काल, ऐसी चीजें याद होती हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ संस्कृति का काल, आहड़ संस्कृति का काल 1900 से 1200 BC, ठीक है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, और हम गणेश्वर पढ़ेंगे तो वो 2800 वर्ष पूर्व। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना है। देखिए 24-25 मिनट के अंदर हमने ये पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और 1-2 बार आप चीजें रिपीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आए तो गणेश्वर पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप ये चीजों को दोहरा लीजिए और कोशिश कीजिए कालीबंगा और आहड़ को एक साथ रिलेट करने का।